हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी की पुरानी किताब के अध्याय 15 सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14.1 की प्रश्न संख्या 3 के हल को समझने का प्रयास करेंगे। यही प्रश्न गणित की एनसीईआरटी की नई किताब में 13वें अध्याय में है और प्रश्नावली संख्या 13.1 है और उसका तीसरा ही सवाल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तीसरे प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। अर्थात बच्चे रोज़ कितना जेब खर्च पाते हैं उसको दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपये 18 है। अर्थात जेब खर्च का जो माध्य ज्ञात किया निकाला गया वो 18 रुपये के बराबर प्राप्त हुआ। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। नीचे सारणी दी गई है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर दैनिक जेब भत्ता रुपयों में वर्गांतराल के रूप में लिखा गया है और बच्चों की संख्या जो कि बारंबारता के रूप में होगी FI के रूप में, वो यहाँ पर दी गई है, आप देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि बच्चों की संख्या में 5वें नंबर पर जो संख्या लिखी है उसमें एक अक्षर लिखा है F। अर्थात हमें संख्या नहीं पता है, वहाँ पर एक अक्षर F लिख दिया गया है। हमें इसी F का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम जिस प्रकार से माध्य ज्ञात करते हैं ठीक उसी प्रकार से माध्य ज्ञात करेंगे और इस प्रकार जो माध्य हमें प्राप्त होगा उसे प्रश्न में दिए गए माध्य के बराबर कर देंगे और ऐसा करने पर हमें f का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह के सवालों में, प्रश्नों में हम ऐसा ही करते हैं। तो इसे मैंने करते हुए आप दिखाया है, अब हम उसे ही देखेंगे। ये देखिए, एक सारणी यहाँ पर बनाई गई। माध्य ज्ञात करने के लिए सारणी या टेबल बनानी होती है, आपको पहले से पता है। तो प्रश्न संख्या 3 में आपको इसी प्रकार की एक सारणी बनानी होगी। पहले 2 कॉलम जो हैं, जो प्रश्न में रहते हैं, वही हैं वर्ग अंतराल का कॉलम और बारंबारता FI का कॉलम। दूसरा, यहाँ पर जो माध्य ज्ञात करना दिखाया गया है वह प्रत्यक्ष विधि से दिखाया गया है, इसलिए 2 अन्य कॉलम इसमें बनने हैं। 2 कॉलम ही क्यों बनते हैं और कैसे आप इसको याद रखते हैं, इसके लिए मैंने आपको वीडियो संख्या 221 में बताया है कि कैसे प्रत्यक्ष विधि से आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी विधि का प्रयोग करके हम यहाँ पर इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि तीसरा कॉलम जो बनता है वो वर्ग चिन्ह XI का बनता है और चौथा कॉलम FI XI का होता है। अर्थात FI गुणे XI का होता है, FI गुणे XI का होता है। FI और XI के बीच कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, ये आपको मानकर चलना है। अब यहाँ पर देखिए, XI ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का क्या तरीका होता है। वर्ग की जो सीमाएं हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करना होता है। 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24 आएगा और 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12 आएगा। वही 12 यहाँ पर XI के रूप में लिखा गया है। इसी प्रकार दूसरे वर्ग में 13 और 15 वर्ग की सीमाएं हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, 13 और 15 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 को 2 से भाग करेंगे तो 14 आएगा, वही यहाँ पर लिखा गया है। इस प्रकार
यहाँ पर जितने भी वर्ग दिए हैं उनके वर्ग चिन्ह को आप यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितना यहाँ पर वर्ग माप होती है, अर्थात उच्च सीमा, किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर होता है वही वर्ग माप कहलाता है। वो जो अंतर होता है वही अंतर यहाँ पर वर्ग चिन्हों के बीच भी नज़र आता है। आप देखिए, पहला वर्ग चिन्ह जो है 12 है, दूसरा 14 है, 12 2 14 होता है, 2 का अंतर है। और अगला तीसरा वाला जो वर्ग चिन्ह है वो 16 है, तो 14 और 16 का अंतर भी 2 है। इस प्रकार से आप नीचे से ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो 2 ही का अंतर आपको प्राप्त होगा। तो ये आप समानता इसमें देख सकते हैं जब वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। खैर, अब आप देखिए कि जो चौथा कॉलम है वो एफ आई एक्स आई का है। ये 7 × 12 जो लिखा गया है ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है, आपको हल में इम्तहान में लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल तब तक के लिए लिखा जाता है जब तक आप इसे करना सीख नहीं पाते हैं, तब तक के लिए और समझने के लिए लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एफ आई एक्स आई का मतलब हुआ कि पहला वाला हम एफ आई एक्स आई लिख रहे हैं, F1 X1 लिख रहे हैं, तो F1 × X1 होगा। तो F1 का मतलब है पहले नंबर का F1, पहले नंबर का F1 7 है, और X1 पहले नंबर का X1 यानी वर्ग चिन्ह जो है वो 12 है, इसलिए यहाँ पे 12 लिखा है। 7 × 12 = 84। ऐसे ही F2 X2 यहाँ निकाला गया तो वो 84 के बराबर मिला। 14 × 84 होता है, आप जानते हैं। यहाँ पर देखिए 6 × 14 = 84। डायरेक्ट सीधे आप लिख सकते हैं, अगर छोटी संख्याएं हैं तो सीधे मौखिक गुणा करके आप लिख सकते हैं। इस तरह से एफ आई एक्स आई आप यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर जो थोड़ा सा कठिन आएगा, कठिनाई आती है बच्चों को, जब जो गणित में कमज़ोर होते हैं उनके साथ ज़्यादा परेशानी आती है। तो उसमें क्या है कि यहाँ पर जो ये f × 20 होता है, ये 5वें नंबर का FI है, F5, और ये X5, इनकी जब गुणा करते हैं तो कुछ बच्चे गलत लिख जाते हैं। तो यहाँ पर f × 20 है तो F20 आप लिख सकते थे, लेकिन हम हमेशा संख्यात्मक मान को पहले लिखते हैं, तो इसलिए 20 को पहले लिख दिया गया, अक्षर को बाद में लिख दिया गया। तो ये इस तरीके से आप f × 20 को 20f करके लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद भी एक आगे गलती करने की संभावना रहती है, वो भी हम बताएंगे। फिर 5 × 22 हुआ तो 110 आ गया, 4 × 24 हुआ तो 96 आ गया। इसी तरह से सारी गणनाएं कर लेंगे तो एफ आई एक्स आई सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए एफ आई वाले कॉलम में नीचे लिखा है सिग्मा एफ आई = F+44। ये ज्ञात करने में भी बच्चे गड़बड़ करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि f जो है अक्षर है, तो ये आंकिक संख्याओं के साथ नहीं जुड़ेगा, ये अलग ही रहेगा। तो जितनी अंकीय संख्याएं हैं उनको अलग जोड़ लिया जाता है, और जो बीजगणितीय संख्याएं हैं, बीजीय संख्याएं हैं, यानी अक्षर वाले हैं, उनको आपको अलग रखना है। और बीजगणित में बीजीय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं वो आप जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो भी आ जाएगा, सीखेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 6 13 और ऐसे करके जोड़ लेंगे पूरा, और फिर 5 और 4 को जोड़ेंगे। 7 6 9 13 5 और 4, इनको जब जोड़ेंगे तो 44 आएगा। 7 6 13 13 9 22 22 3 25 25 और 10 35 35 और 5 40 और 4 44, तो 44 यहाँ पर आ जाएगा। अब f को हम अलग ही रखेंगे धन चिन्ह के साथ। यहाँ पर ये दोनों अंकीय संख्याएं और बीजीय संख्याएं अलग अलग रहती हैं, ये ध्यान रखना है। F+44 हम यहाँ पर लिखेंगे। ये लिखने में एक तो गलती करते हैं बच्चे, दूसरा यहाँ पर भी वही उसी तरह की गलती की संभावना होती है। आप देखिए जितनी अंकीय संख्याएं हैं उनको अलग जोड़ लीजिए। ये 84 84 144 234 और 110 96, इनको अलग जोड़ना है आपको। और ये 20f जो कि अक्षर वाला है या अज्ञात राशि वाला है या चर वाला है, कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं, तो ये बीजीय राशि है। तो बीजीय राशि को अलग लिखेंगे, 20f को अलग लिखेंगे और अंकीय संख्याओं को अलग से जोड़ करके लिखेंगे।
तो 752 प्लस 20F आएगा। तो इस तरह से सिग्मा FI का मान हमें 752 धन 20F प्राप्त होता है और इधर सिग्मा FI बराबर F प्लस 44 प्राप्त होता है। इसके बाद आपको प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य ज्ञात करने का तरीका है उसका आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमें पहले से पता है, प्रश्न में दिया गया है कि माध्य जेब खर्च x बार बराबर 18 रुपये के है। अब x बार आप अगर ज्ञात करते हैं, तो क्या मिलेगा? x बार बराबर यहाँ पर 18 ऐसे ही लिख देंगे। अब x बार का मान ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि से जब वाला सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने वाला फॉर्मूला या सूत्र लगाएंगे या लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं x बार बराबर सिग्मा FI बटे सिग्मा FI, और सिग्मा FI आप देखिए यहाँ पर हमने मान निकाला है, वही अंश में लिख देंगे, और सिग्मा FI F प्लस 44 जो हर में है, यहाँ पर सिग्मा FI हर में है तो इसका मान हर में लिख देंगे F प्लस 44। अब बराबर 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर वज्र गुणा करेंगे, या जिसको आप कैंची गुणा भी कह देते हैं कुछ लोग, तो यहाँ पर F प्लस 44 की गुणा 18 के साथ होगी, और 18 बटे 1 यहाँ पर समझ सकते हैं, तो इसकी गुणा 1 के साथ होगी, यानी अंश यहाँ पर जो है वो वही का वही रह जाएगा। तो वही यहाँ पर अगले चरण में देखिए लिखा गया है 752 प्लस 20F बराबर 18 और F प्लस 44 की गुणा यहाँ पर दिखा दी गई है। F प्लस 44 को ब्रैकेट में ही लिख दिया गया है। अगले स्टेप में हम यहाँ पर इसकी गुणा दिखा देंगे। तो यहाँ पर जब गुणा किया जाता है, देखिए इधर बाईं तरफ बायां पक्ष वैसे का वैसे ही रहा, दाएं पक्ष में गुणा की गई 18 और F की गुणा की गई तो 18F आया, और 18 और 44 की गुणा की गई तो 18 गुणे 44 हमने यहाँ पर सीधे लिख दिया। इसके बाद इसके आगे बायां पक्ष अभी भी वैसे का वैसे ही रहा, यहाँ पर 18F और 18 गुणे 44 को हम 792 लिख सकते हैं, क्योंकि 18 और 44 का गुणनफल 792 आप प्राप्त कर सकते हैं, गुणा करके देख सकते हैं। और इसके बाद आपको इसमें अज्ञात राशि F ही दिख रही है, इसलिए जो अज्ञात राशि है उसको ज़्यादातर हम बाएं पक्ष में ले आते हैं, और हम यहाँ पर 18F को बाएं पक्ष में जब लाएंगे तो यहाँ धन चिन्ह के साथ है, दूसरी तरफ जाएगा तो ऋण चिन्ह के साथ हो जाएगा। और जो ज्ञात राशियाँ हैं या ज्ञात संख्याएँ हैं उनको हम दाहिनी तरफ ले आते हैं। तो 752 यहाँ पर हमें पता है, तो 752 को हम दाहिनी तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर दाहिनी तरफ यानी दाहिने पक्ष में लाएंगे तो ऋण चिन्ह के साथ 752 आएगा। उसी को हमने यहाँ पर इस रूप में लिखा, देखिए 20F ऋण 18F बराबर 792 ऋण 752। अब 20F में से 2F जब घटेगा तो आप जानते होंगे घटाना, हमेशा अंकीय मान ही घटते हैं। तो यहाँ पर 20 में से 18 घटेगा, 2 आएगा, और F जो कि दोनों में समान है वो वैसे का वैसे ही नीचे लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2F, 20 में से 18 घटे तो 2F हो गया, 2F, और यहाँ पर जब घटाएंगे तो आपको 40 प्राप्त होगा। तो 2F बराबर 40 हो गया, और F का मान अगर ज्ञात करना है तो F को अकेला करना होगा, या उसके साथ में जो 2 है उसे हटाना होगा। 2 यहाँ पर गुणे के साथ है, और इसे जब दूसरे पक्ष में ले जाएंगे यानी दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो यहाँ पर भाग में आएगा। तो भाग में आने का मतलब बटे में लिखा जाएगा, यानी हर के रूप में लिखा जाएगा। तो इसीलिए F बराबर 40 बटे 2 लिखा गया है। और इसे अब सरल कर लेंगे, 2 से आप 40 को सरल करेंगे तो 20 आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हमने उसको सरल करते हुए दिखाया भी है, आप उसे देख सकते हैं, उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप सीधे अतः F बराबर 20 लिख सकते हैं, या सरल करते हुए आप यहाँ पर दिखा भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया है। तो आप इस प्रकार से आप देख रहे हैं F का मान 20 के रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ, और हमें F का मान ही इस प्रश्न में ज्ञात करना था। इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या 3 का हल पूरा हुआ। मैं समझता हूँ कि आपने इस हल को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। धन्यवाद।